जय हिंद साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी बाबा 875 पर। जैसा कि हम एक पिछले वीडियो में बात किए थे उपसर्ग पर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यय पर। तो उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों अलग अलग चीज हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बात किया था उपसर्ग पर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यय पर। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, आपको हम बता दें ये दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है। तो हमारा जो टॉपिक है प्रत्यय, इस पर हम बात करेंगे। और तो हम प्रत्यय में देखेंगे, सबसे पहले इसका हम परिभाषा जानेंगे कि प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है। तो इसके परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि वैसा शब्दांश वैसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, शब्द का निर्माण करता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो हमने परिभाषा से जैसा कि स्पष्ट है कि वैसा शब्दांश यानी कोई ऐसा शब्द जो किसी मूल शब्द मतलब अगर हम कोई शब्द लेंगे उसके उदाहरण से समझेंगे, पहले हम परिभाषा को समझ लेते हैं कि अंत में यानी लास्ट में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, यानी एक नया शब्द बनाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे है पठ, तो ये धातु रूप है और अगर इसमें आई लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पढ़ाई। तो पहला। दूसरा है अगर लिख कोई धातु रूप है और उसमें जैसे लिखावट होता है, लिखावट, तो लिख प्लस आवट अगर लगा देंगे तब जाके हमारा लिखावट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं अगले स्लाइड में इसको बात करेंगे। जैसे हम आपको बता रहे थे लिख प्लस आवट दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो ये बनेगा लिखावट। लेकिन उपसर्ग में मेरे प्यारे साथियों ऐसा नहीं होता। उपसर्ग में क्या होता है कि किसी भी शब्द के हम पहले जोड़ते हैं, लेकिन इसका ठीक उल्टा है प्रत्यय में इसका ठीक उल्टा है कि यह शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के अंत में लगता है। इसकी खासियत यह है किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है,
जैसा कि हम देख रहे हैं, लिख हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द, इसको हम लोग क्रिया का धातु रूप भी कह सकते हैं, क्रिया का धातु रूप। और ये जो हमारा है, ये हमारा प्रत्यय है, और एक नया शब्द बना लिखावट। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो हम लोग प्रत्यय लिए हैं, तो प्रत्यय में मेन चीज क्या है, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यानी नोट करने वाली बात है कि प्रत्यय जो हमारा होता है, प्रत्यय जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर क्या बना होता है, तो प्रत्यय बना होता है, प्रत्यय बना होता है। अब हम देखेंगे वो दो शब्द कौन सा है। तो पहला शब्द है प्रति, और उसमें दूसरा शब्द है अय, और ये बन गया हमारा प्रत्यय। प्रत्यय, तो यहां पर प्रति का क्या अर्थ हो जाएगा, प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में, साथ में या बाद में। और अय का अर्थ होता है चलने वाला या लगने वाला, चलने वाला चलने वाला या चलने वाला या लगने वाला। तो हम प्रत्यय को दो शब्दों से मिलकर यह बना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आता होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, कल इससे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने उपसर्ग का वीडियो बनाया था, और अभी जो हम बता रहे हैं प्रत्यय, जो संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और बिहार बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। हर वर्ष जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, और आगामी बिहार बोर्ड की परीक्षा अगले महीने यानी फरवरी में होने वाली भी आप सब ये जानते हैं अच्छी तरह से। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो हम यहां पर बात की है कि प्रत्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति और दूसरा है अय, तब बना है प्रत्यय। तो प्रत्यय, प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला या लगने वाला। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, लिख प्लस आवट, तो लिखावट बन गया। तो ये लिख क्या है, क्रिया का धातु रूप है या मूल शब्द है, आवट क्या हमारा प्रत्यय है, और लिखावट क्या, एक नया शब्द बन गया, नया शब्द। लिखावट हमारा नया शब्द बन गया, आप सब जान रहे हैं। यहां पर हमने लिखा भी है, दो शब्दों से मिलकर प्रत्यय बना होता है। चलिए अब आगे और बात करेंगे अगले नेक्स्ट पेज पे। प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण हैं, हम कुछ उदाहरण को चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ज्यादा समझ में बेटर हो जाएगा, इसको और आसानी से हम आपको समझा सकते हैं उदाहरण के जरिए। प्रत्यय के उदाहरण, तो प्रत्यय के उदाहरण में हम बात करेंगे। हम पहला उदाहरण लेते हैं आई का। आई से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, बहुत सारे शब्द क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आई से हो जाएगा आपका
लिखाई, पढ़ाई, भलाई, सिंचाई, कठिनाई। तो हम क्या देख रहे हैं कि आई आदि, आई प्रत्यय से हम बहुत सारा शब्द, आप बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। आप देखते हुए लिखाई, पढ़ाई, भलाई, सिंचाई, कठिनाई, इस सब के अंत में, इस सब के, इन सभी शब्दों के अंत में, इन सभी शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में एक प्रत्यय लगा हुआ है आई। आई प्रत्यय लगा हुआ है, आई प्रत्यय शामिल है। आइए इसको और विस्तार से हम आगे आगे के पेज में समझते हैं। जैसा कि हम प्रत्यय को लेके चल रहे हैं, प्रत्यय को दो भागों में बांटा जाता है। बेसिकली प्रत्यय का जो भाग होता है, इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, थोड़ा इसको विस्तार से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। लेकिन इसको जानने से पहले एक चीज आपको हम बता दें, जिसको समझना बहुत जरूरी है। नोट, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट यह है कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। वहां पर उपसर्ग से नया शब्द जब बनाए थे तो उसका अपना एक विशेष अर्थ हुआ था। जैसे हम वहां पर पढ़े थे प्रति जोर एक, उपसर्ग के केस में, तो वहां हुआ था हमारा प्रत्येक। तो आप ये जाने थे प्रति जो है क्या है, उपसर्ग है, और एक क्या है, आपका मूल शब्द है, मूल शब्द है। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ होता है। प्रत्येक का मतलब होता है एक एक, मतलब एक एक करके। तो ये तो हम उसने आपको बता दिए थे, पिछले वीडियो में हम बात किए थे इस पे। लेकिन अभी जो हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। यानी प्रत्यय का, यहां हम लिख रहे हैं प्रत्यय का, आप लोग भी नोट कर लेंगे, प्रत्यय का अपना अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको इस तरह की जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ज्ञानी बाबा 875 पर। तो मेरे प्रिय साथियों एवं तमाम देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, उन सबसे हमारा आग्रह है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मेरा उत्साह बढ़े। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस तरह के वीडियो पाने के लिए देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब जब हम वीडियो लेकर आएंगे, तब तब ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे है प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उपसर्ग के केस में ऐसा नहीं, ये सिर्फ प्रत्यय के केस में है। प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है, और न ही इनका प्रयोग, और न ही इनका प्रयोग
इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। कहने का अर्थ है साथियों कि प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। यानी हम और आप या कोई भी प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन उपसर्ग का आप प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर साफ लिखा हुआ है कि प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि उपसर्ग और प्रत्यय को आप आसानी से पहचान लेंगे। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने का क्या सटीक तरीका होना चाहिए, तो इस पर हम बात करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानना बहुत आसान है मेरे प्यारे साथियों। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है। हां, किसी शब्द के पहले आता है, पहले आएगा, पहले आता है, आएगा भी लिख सकते हैं। जबकि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में आता है, किसी शब्द के अंत में आता है, अंत में आता है, चलिए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम एक दो कॉलम बना लें, उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। एक तरफ उपसर्ग लिख दें और एक तरफ अगर हम प्रत्यय लिख दें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। उपसर्ग में जैसे हम लिख दिए उपसर्ग में हम जैसे लिख दिए प्र जोर भाव, तो एक नया शब्द बन गया प्रभाव। हमारा एक नया शब्द बना प्रभाव। देखिए प्रभाव, तो प्र हमारा उपसर्ग हुआ और भाव हमारा क्या हुआ, मूल शब्द हुआ। लेकिन प्रभाव जो है, लेकिन हमारा जो प्रभाव है एक विशेष अर्थ है। यानी भाव तो किसी का भाव हो सकता है, लेकिन प्रभाव का मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव पड़ना। और हम समाज में रहते हैं, हमें हर चीज का प्रभाव पड़ता है। बुरा का प्रभाव बुरा पड़ता है, सही का गलत, अच्छा का प्रभाव अच्छा पड़ता है, ये सबके जीवन में होता है। तो भाव तो एक मूल शब्द है, लेकिन इस दोनों के मिलने से जो शब्द बना प्रभाव, उसका एक विशेष अर्थ है। लेकिन प्रत्यय के केस में ऐसा नहीं होता है, शब्द बनता है दोनों स्थिति में, लेकिन यहां पर विशेष अर्थ देखा। जैसे कि हम यहां पर बात कर रहे हैं भोला, भोला और इसमें जोड़ देंगे पन, तो एक शब्द बन गया भोलापन, भोलापन। तो हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है, लगकर नया शब्द बनाता है, और प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाता है। और उपसर्ग का एक जो अर्थ बनता है वो विशेष अर्थ देता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्यय में जो शब्द बना उसका एक विशेष अर्थ हो। तो चलिए इसको और हम आगे समझते हैं कुछ और उदाहरणों की सहायता से। जैसा कि हम बात कर रहे थे, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। पहला प्रत्यय होता है हमारा कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय,
तद्धित प्रत्यय। तो अब सवाल उठता है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा है, चलिए इसको हम समझते हैं। जब तक हम परिभाषा को नहीं समझेंगे तब तक हम अगर डायरेक्ट उदाहरण देंगे तो परिभाषा कहीं ना कहीं आपके मन में यह जरूर सवाल उठेगा कि इसका परिभाषा क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया, परीक्षा में पूछ दिया प्रत्यय किसे कहते हैं, अगर हम प्रत्यय को परिभाषा नहीं देंगे तो फिर वहां पर आपका जो 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है वो तो आप नहीं ला पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उदाहरण के साथ साथ, परिभाषा के साथ साथ, ताकि कोई भी कमी ना रहे, सारा चीज हम आपको इस वीडियो में बता दें ताकि आप जो है अच्छे तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को जो आपके सामने होगा उसको हल कर सकें। तो चलिए इसका परिभाषा है, वे शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है वह शब्द, कोई भी शब्द हो सकता है, वह शब्दांश जो क्रिया को हम लोग कहते हैं वर्ब अंग्रेजी में। आप कहिएगा, आपके मन में सवाल उठता होगा सर जी प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो प्रत्यय को हम लोग कहते हैं सफिक्स इंग्लिश में, तो इसको भी जान ले। और उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग को प्रीफिक्स कहा जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे, हम बता रहे थे आपको कृत प्रत्यय की परिभाषा, तो वे शब्दांश जो क्रिया यानी वर्ब के मूल रूप यानी धातु के अंत में, यानी धातु के अंत में जुड़कर, सवाल यहां हर प्रत्यय में उसके अंत में ही जुड़ेगा, चाहे वो कृत प्रत्यय हो या तद्धित प्रत्यय हो। प्रत्यय के केस में जब हम कोई शब्द बनाएंगे तो वह किसी के शब्द में, एक चीज मैं क्लियर करने देना चाहूंगा, चाहे आप कृत्य प्रत्यय बनाइए या तद्धित प्रत्यय बनाइए, तो प्रत्यय जब भी बनेगा तो वह किसी शब्दांश के अंत में ही बनेगा, क्योंकि पहले बनेगा तो प्रत्यय होने का कोई सवाल नहीं, पहले होगा तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये चीज हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। वे शब्दांश, यहां पे लिखा हुआ है, वे शब्दांश जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, बनाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रत्यय बेसिक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। परिभाषा है कृत का वे शब्दांश जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में उदाहरण से समझते हैं। जैसे हो जाएगा क्रिया, हम बात किए यहां पर क्रिया के अंत में लगता है, क्रिया कृत प्रत्यय के केस में क्रिया के अंत में। तो सबसे पहले हम क्रिया को समझते हैं। क्रिया में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हो गया उठना, खेलना, सीखना, पढ़ना,
चलना, चलना, दौड़ना, आना, जाना, रोना, हंसना, आदि। मतलब यहां पर आप एक चीज गौर करके देखते होइएगा, हम जो भी क्रिया लिखे हैं ये क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है। क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है। ना, यहां भी 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 ना। तो इन सभी सभी में ना को हटा देने के बाद बचा रूप धातु। तो हम एक चीज चर्चा किए धातु रूप की, यानी क्रिया रूप यानी धातु रूप के अंत में। तो हम यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं नोट में। तो एक चीज हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं नोट में कि इन सभी शब्दों में से, इन सभी आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मेरे प्रिय साथी? आप अपना कमेंट, प्यार भरा कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि हम उस पर और बेहतरीन वीडियो आपके साथ हम ला सके। इसलिए आप, यदि आपको वीडियो ये पसंद आ रहा होगा तो अपना लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इससे बहुत उत्साह बढ़ता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो देखेंगे, हम बता रहे थे कि इन सभी शब्दों में ना को हटा देने के बाद बचा रूप धातु रूप धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। तो इससे पहले जो हम बात किए थे कि परिभाषा से हमारा स्पष्ट था कि वे शब्दांश जो किसी क्रिया के मूल रूप यानी धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी शब्दांश के अंत में, मूल रूप यानी धातु के अंत में अगर आप कोई शब्द लगाते हैं, तो उसी चीज की बात हम किए हैं कि क्रिया से हम समझ गए, उठना हो गया, खेलना हो गया, सीखना हो गया, पढ़ना हो गया, आपका चलना हुआ, दौड़ना हुआ, आना हुआ, जाना हुआ, रोना हुआ, हंसना हुआ आदि। बहुत सारे क्रिया रूप है। तो हम कुछ उदाहरण लिए, क्रिया के उदाहरण है ये, हम इसे क्रिया के उदाहरण कह सकते हैं। तो ये क्रिया के कुछ उदाहरणों से हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये सब जो है, इस सब के अंत में हम इस पर बात भी करेंगे, उदाहरण भी लेंगे। जैसे यहां पर हम बात किए, जैसे हम एक क्रिया ले सकते हैं, पढ़ना, वहां पर है भी। तो पढ़ना में सबसे पहले पठ धातु, आप लोग संस्कृत में पढ़ते हुएगा, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पढ़ता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो वहां पर हम एक धातु लेते हैं, धातु पठ। तो ये जो पठ है, यदि पठ में आई क्या जोड़ देंगे? आई प्रत्यय जोड़ देंगे, क्योंकि अंत में लगता है। तो पठ धातु में अगर आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पढ़ाई। स्पष्ट है। उसी तरह से लिख में से होता है लिखना। लिख में अगर आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा लिखाई। तो कंफर्म आप लोग ये समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम एक प्रत्यय को अंत में जोड़ रहे हैं और एक नया शब्द बना रहे हैं।
तो क्रिया के उदाहरण है। तो यहां पर मेन चीज क्या, ये पठ क्या हुआ, ये लिख क्या हुआ, तो ये पठ जो हुआ यही हमारा धातु हो गया, और ये लिख क्या हुआ, यही हमारा धातु हो गया। तो संस्कृत में आप लोग पढ़ते, आप देखते होंगे धातु रूप, जैसा कि लिख है तो लिखाई हो गया, तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं लिखती, लिखता, लिखंती। लिखती लिखना के केस में यह लिखती, लिखिता, लिखती, लिखिता, लिखता, लिखंती, लिखंती। तो वहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं, कुछ अनुवाद भी हम आप इसमें वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ये प्रत्यय से थोड़ा हट जाएगा, तो हम इस पर बात अभी नहीं करेंगे। जब हम अनुवाद का वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो अभी जो हम प्रत्यय पर बात कर रहे हैं, तत्कृत प्रत्यय पर, तो कृत प्रत्यय का ये उदाहरण है। आगे हम बात करेंगे, हमारा दूसरा चीज है तद्धित प्रत्यय पर। तो अगले देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये तद्धित प्रत्यय क्या होता है, किसे कहते हैं। तो हम इसको परिभाषा से समझेंगे। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय, इसका परिभाषा है, परिभाषा परिभाषा इसलिए हम आपको दे रहे हैं क्योंकि परिभाषा आपके माइंड में रहेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद आपको माइंड में मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रत्यय की क्या परिभाषा स्पष्ट होती है, और आप एग्जाम में आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप बना के आएंगे, हल कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। तो तद्धित प्रत्यय को देखिए, ये क्या होता है, जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर धातुओं को छोड़कर धातुओं को छोड़कर धातुओं को छोड़कर अन्य सभी, मतलब कि धातु को छोड़कर, इसमें मतलब कि धातु नहीं आएगा। कृत प्रत्यय में क्या था, वहां पर हम सिर्फ धातु के अंत में लगाते थे तो एक प्रत्यय बनता था, उस प्रत्यय को हम क्या कहते थे, कृत प्रत्यय कहते थे। लेकिन यहां क्या है, धातु में नहीं लगाना है, धातु को छोड़कर लगाना है, लेकिन अंत में लगाना है, क्योंकि प्रत्यय तो अंत में लगेगा तभी प्रत्यय बनेगा। तो जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों से हमारा तात्पर्य है, सभी शब्दों कहने का मतलब है जैसे सभी शब्दों, जैसे हो गया संज्ञा, कॉमा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत बोले तो उसके लास्ट में, यानी अंत में जोड़े जाते हैं, अंत में जुड़कर
नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसे हम कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पर साफ व स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया आदि, विशेषण मतलब उसके बाद क्रिया विशेषण हो गया, अव्यय हो गया, बहुत सारे ऐसे शब्द है, सिर्फ उसमें धातु को इंक्लूड नहीं करना है, शामिल नहीं करना है, वैसे शब्दांश को हम लोग कहते हैं तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हम कुछ और उदाहरण को लेंगे। जैसे हमारा है संस्कृत में, जब हम प्रत्यय की बात करेंगे, संस्कृत में जब प्रत्यय की बात होती है, जब संस्कृत में प्रत्यय की बात होती है तो हम कुछ शब्द को लेंगे। जैसे हमारा हो गया इक। अब जैसे यहां पर हम शब्द लिखते हैं, इससे बना सकते हैं मानसिक, मानसिक, धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक, शारीरिक, राजनैतिक, पारंपरिक, तो हम सब देख रहे हैं कि इस सब के अंत में कहीं ना कहीं इस सब के अंत में एक प्रत्यय लगा हुआ है, वो है इक। इक नाम का प्रत्यय लगा हुआ है, चाहे वो मानसिक हो या धार्मिक हो, पारंपरिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, राजनैतिक हो, या हम एक और शब्द लिख सकते हैं पारिश्रमिक, पारिश्रमिक आदि, पारिश्रमिक आदि। इसमें हम एक चीज नोट करना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन हम आपको इसमें नोट करना चाहेंगे। जैसे लुहार, कुछ क्वेश्चन है लुहार, हम कुछ क्वेश्चन से स्पष्ट करना चाहेंगे। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुहार में, लुहार में कौन सा कौन सा कौन सा प्रत्यय है? लुहार में कौन सा प्रत्यय है? इसको कैसे हम बना सकते हैं? तो हम इसको कह सकते हैं, लुहार को हम लिख सकते हैं लोहा जोर, लोहा जोर आर, तब बनेगा लुहार। तो बच्चों आप बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आर प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर। और लोहा क्या हुआ? तो लोहा हमारा मूल रूप हुआ, मूल शब्द कह सकते हैं। चलिए कुछ और हम क्वेश्चन को बात करेंगे। जैसे हमारा है कोई कुछ परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि गायिका, गायिका, गायिका
गायिका में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां हम देखेंगे, इसका हल हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे, पहले लिखेंगे गायिका। तो गायिका में हो जाएगा हमारा गाय जोर इका, गाय जोर इका, और दोनों मिल करके बनेगा गायिका। तो एक होता है गायक, हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, और एक होता है गायिका। गायिका तो गायक में हम ये देखना चाह रहे हैं कि गाय जोर अक लग रहा है, लेकिन गायिका में गाय जोर इका लगा हुआ है। तो ये गलती आप लोग नहीं कर दीजिएगा कि गायक है और गायिका है तो दोनों में एक ही इका इका लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। गायक किसके लिए है? तो ये पुरुष के लिए, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और गायिका किसके लिए? तो ये स्त्री के लिए है। लेकिन अंग्रेजी में एक ही वर्ड है और वो है सिंगर। यहां पर ये नहीं कि इसका डबल वर्ड है, यहां पर क्या एक ही वर्ड है सिंगर, वहां पर कोई दूसरा शब्द नहीं आता है। लेकिन जब हम हिंदी में बात करेंगे या संस्कृत में बात करेंगे तो यहां पर जैसे संस्कृत में बात करेंगे तो यहां गायिका हो जाएगा, यहां गायिका हो जाएगा। लेकिन हिंदी और संस्कृत में उपसर्ग और प्रत्यय जो लगभग सेम होता है, हम ये आपको बता रहे हैं। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो हमारा गायक है क्या है? गाय जोर अक है, और गायिका क्या है? गाय जोर इका है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना कमेंट जरूर लिखें, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए